हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की हम लगातार मैराथन ला रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम यूनिट 1 की मैराथन लेकर के आए हैं, जो कि है फ़िलासफ़िकल एंड सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। आज हम इसकी पूरी मैराथन देखने वाले हैं। ये मैराथन भी 2 पार्ट्स में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि एक मैराथन में काफ़ी ज़्यादा मटेरियल होने की वजह से इसे हमने 2 मैराथन्स में तोड़ दिया है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 मैराथन्स हैं, दोनों को ही आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी मैराथन के साथ में। और ये जो मैराथन है वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए पूरी मैराथन को आप ज़रूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। साथ ही अगर आप हमारे एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अब हम इंस्टाग्राम पर भी अवेलेबल हैं, तो आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जो कि एसोसिएट लर्निंग के नाम से ही है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जा करके उसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम करते हैं शिक्षा के अर्थ की, यानी मीनिंग ऑफ एजुकेशन क्या होता है। पहला पॉइंट है हमारा, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री डेवी के अनुसार जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, यानी फिजिकल डेवलपमेंट के लिए भोजन का जितना महत्व है उतना ही सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का महत्व है। ये बात किसने कही है? तो ये बात कही है जॉन डेवी ने। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ एजुकेशन को एक्सप्लेन करते हुए इन्होंने ये बात कही है कि जो हमारी शिक्षा है वो कितनी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट हमारा, इसी संबंध में प्रमुख दार्शनिक जॉन लॉक के अनुसार पौधों का विकास कृषि के द्वारा और मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यानी शिक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप इन कथनों से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार पौधों का विकास कृषि के द्वारा होता है, उसी प्रकार मनुष्य का विकास कैसे होता है? शिक्षा के द्वारा होता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको इसे ध्यान रखना है कि जॉन लॉक ने क्या कहा है और जॉन डेवी ने क्या कहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ सीखना अथवा सिखाना होता है। ठीक है, शिक्षा का जो है वो संस्कृत शिक्ष धातु से बना है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? सीखना अथवा सिखाना। शिक्षा को अंग्रेजी में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है आपसे कि एजुकेशन शब्द जो है वो किस शब्द से निकल करके आया है, यानी एजुकेटम से निकल करके आया है। ठीक है, और एजुकेटम कैसा शब्द है? तो एजुकेटम जो है वो लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक, एजुकेशन इंग्लिश भाषा का शब्द है, जबकि एजुकेटम लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है? शिक्षित करना। एजुकेटम भी 2 शब्दों से मिलकर के बना है, ई और ड्यूको। ई का अर्थ है भीतर से और ड्यूको का अर्थ है बाहर निकालना, यानी कि टू लीड आउट अथवा आगे बढ़ाना। ठीक है, एजुकेटम भी 2 शब्दों से बना है। एजुकेटम किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, और यह भी 2 शब्दों से बना है, ई और ड्यूको। ठीक है, ई और ड्यूको से बना है। ई का अर्थ होता है क्या? भीतर से, और ड्यूको का मतलब होता है बाहर निकालना, यानी कि जो कुछ भी हमारे अंदर है उसे बाहर निकालना। ठीक है, यही क्या है? शिक्षा काम करती है। तो आपको याद रखना है शिक्षा के मीनिंग में कि जॉन डेवी ने क्या कहा है, प्रसिद्ध दार्शनिक जॉन लॉक ने क्या कहा है, और शिक्षा का जो अर्थ है वो क्या है। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में जो शिक्षा शब्द है वो शिक्ष धातु से बना है, जबकि अंग्रेजी का जो एजुकेशन है वो लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना हुआ है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेपर में पूछा भी गया है किसी एग्जाम में, और आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, इसलिए इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला पॉइंट हमारा, सुकरात के अनुसार शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में निहित हैं। यानी कि अकॉर्डिंग टू सुकरात, एजुकेशन मीन्स ब्रिंगिंग आउट ऑफ द आइडियाज ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी विच आर लेटेंट इन द माइंड ऑफ एवरी मैन। हमने फैक्ट वाली वीडियो में इस विचार को देखा हुआ है कि सुकरात क्या कहते हैं कि शिक्षा का तात्पर्य संसार के उन सर्वमान्य विचारों को प्रकट करने से है जो प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पहले से ही निहित हैं। यानी हर व्यक्ति के जो दिमाग है, हर व्यक्ति के मस्तिष्क में कोई ना कोई विचार आता है, और उनमें से बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो सर्वमान्य हो सकते हैं। तो उन्हीं विचारों को प्रकट करने से ही शिक्षा का अर्थ ये लेते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, विवेकानंद के अनुसार मानव की संपूर्णता का प्रकटीकरण ही शिक्षा है। अकॉर्डिंग टू विवेकानंद, एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी प्रेजेंट इन मैन।
विवेकानंद कहते हैं कि शिक्षा क्या करती है, जो कुछ हमारे अंदर है उसको प्रकटीकरण कर देती है। ठीक है, यानी कि हमारे अंदर सारा ज्ञान पहले से ही उपस्थित है, उसे बाहर निकालने का काम कौन करती है, शिक्षा करती है। और ये जो विवेकानंद का कथन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से, क्योंकि विवेकानंद आपके सिलेबस का हिस्सा हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा शिक्षा की प्रकृति यानी नेचर क्या है शिक्षा का। पहला पॉइंट हमारा, शिक्षा एक स्व उद्देश्य व सचेतन प्रक्रिया है। एजुकेशन इज़ अ पर्पसिव एंड कॉन्शियस प्रोसेस, यानी क्या होता है, एजुकेशन जो होता है उसका कुछ ना कुछ पर्पस है, शिक्षा का कोई ना कोई उद्देश्य ज़रूर है। यानी कि आप अगर शिक्षा ले रहे हैं तो आपका भी कोई उद्देश्य है, यानी हर कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसी प्रकार शिक्षा का भी एक उद्देश्य है। और शिक्षा एक कैसी प्रक्रिया है, सचेतन प्रक्रिया है। सचेतन का अर्थ है, मान लीजिए अगर आप अनकॉन्शियस हैं, यानी आप सोते सोते शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, आपको जागना पड़ेगा। यानी ये एक कैसा प्रोसेस है, ये एक कॉन्शियस प्रोसेस है जिसमें आपको अपने मस्तिष्क पर जोर देना पड़ता है। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, एक सचेतन प्रक्रिया है, साथ ही साथ यह एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया भी है। अगला पॉइंट है हमारा, शिक्षा अंतः शक्तियों का सर्वांगीण विकास है। एजुकेशन इज द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ इनर पावर्स। ठीक है, शिक्षा के द्वारा हमारे अंदर जो भी पावर्स हैं उन सभी का डेवलपमेंट होता है। इसीलिए शिक्षा क्या करती है, हमारा ऑल राउंड डेवलपमेंट करती है। जो हमारे अंदर शक्तियां हैं, यानी हमारे अंदर जो भी ज्ञान है उसको बाहर निकाल के। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा विकास की प्रक्रिया है। एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, एजुकेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है डेवलपमेंट का। अगर हम शिक्षा नहीं लेंगे तो हमारा ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट रुक जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट एक अच्छे लेवल का हो, एक अच्छे स्तर का हो, इसीलिए हमें ज़रूरत है किसकी, शिक्षा की। ठीक है, तो शिक्षा क्या है, शिक्षा इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, शिक्षा विकास की एक प्रक्रिया है। अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है, यानी कि एजुकेशन इज़ अ सोशल प्रोसेस। मैंने पिछली वीडियोज़ में भी आपको ये बताया हुआ है कि समाज में चलने वाली प्रक्रिया है शिक्षा। ठीक है, और व्यक्ति शिक्षित होकर के भी वापस भी समाज में ही जाता है। इसीलिए क्या है, शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और समाज को लाभान्वित भी यही शिक्षा करती है। इसीलिए एजुकेशन को क्या कहा जाता है, एक सामाजिक प्रक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा का अर्थ केवल विद्यालयों में प्रदान किए जाने वाले ज्ञान से नहीं है। मीनिंग ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल रिलेटेड नॉलेज, यानी जो कुछ हमें स्कूल में पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, शिक्षा का अर्थ केवल उतना नहीं है, वो शिक्षा का एक अंश है। ये आपको याद रखना है कि जो भी स्कूल में आपको शिक्षा दी जाती है वो शिक्षा का एक अंश है, वो पूरी शिक्षा नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, शिक्षा एक प्रगतिशील परिवर्तन है, यानी एजुकेशन इज़ अ प्रोग्रेसिव चेंज। जब भी आप शिक्षित होते हैं तो आप में कोई ना कोई क्या होता है, प्रगति आती है, यानी आपके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट होता है। इसीलिए शिक्षा क्या है, एक प्रगतिशील परिवर्तन है जो कभी भी रिवर्सिव नहीं हो सकता, यानी कि जो कभी भी उल्टा नहीं हो सकता। यानी कि जो शिक्षा आपने ले ली, वो शिक्षा आपने ले ली, वो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में बनी रहती है। ठीक है, इसलिए एजुकेशन क्या है, एक प्रोग्रेसिव चेंज है। अगला है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि शिक्षा, एजुकेशन इज़ अ बाइपोलर प्रोसेस। ठीक है, लेकिन इसके पहले यहाँ पर एक बात और समझनी होगी हमको कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने इसे एक यूनिपोलर प्रोसेस बताया है, यानी कि एक ध्रुवीय प्रक्रिया कहा है कि बहुत सारे फिलोसफर्स ने। उसके बाद कुछ फिलोसफर्स आए जिन्होंने कहा कि यह द्विध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, फिर लास्ट में आते हैं जॉन डेवी। जॉन डेवी कहते हैं कि जो शिक्षा है हमारी वो ट्राईपोलर प्रक्रिया है। ठीक है, तो शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, ये भी हमें ध्यान रखना है। ठीक, ये भी पूछा जा सकता है द्विध्रुवीय प्रक्रिया है और ये भी पूछा जा सकता है त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, शिक्षा एक त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है। एजुकेशन इज अ ट्राईपोलर प्रोसेस। जॉन डेवी के अनुसार शिक्षा में अध्यापक अभ्यर्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित होता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो जॉन डेवी थे उन्होंने माना कि शिक्षा के तीन ध्रुव होते हैं, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है हमारा पाठ्यक्रम। ठीक है, अगर पाठ्यक्रम नहीं होगा तो हम पढ़ाएंगे क्या, इसीलिए तीनों का होना ज़रूरी है। तो त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने कहा है, जॉन डेवी ने कहा है। ये पॉइंट आप अपने दिमाग में बसा लीजिए। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा को द्विध्रुवीय प्रक्रिया भी कहा जाता है। ये किसने कहा है, तो ये कहा है जॉन एडम्स ने। ये आपको याद रखना है कि जॉन एडम्स ने इसे बाईपोलर प्रोसेस कहा है, जबकि जॉन डेवी ने इसे ट्राईपोलर प्रोसेस कहा है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है, यानी एजुकेशन इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। गर्भधारण के समय से लेकर के मृत्यु के अंतिम समय तक शिक्षा चलती रहती है। इसीलिए शिक्षा को क्या कहा जाता है, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, यानी आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है।
अब हम बात करते हैं शिक्षा के प्रमुख लक्ष्यों की, यानी कि मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन। मेजर एम्स ऑफ एजुकेशन को लेकर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो भी बनाया हुआ है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, वो काफ़ी डिटेल से बनाया हुआ है। यहाँ पर मैं उतनी डिटेल से इसे कवर नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप उस वीडियो पर जाकर देख लेंगे तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। समाज के मूल लक्ष्य ही शिक्षा के लक्ष्य माने जाते हैं, यानी समाज के जो लक्ष्य हैं वही शिक्षा के लक्ष्य हैं, क्योंकि समाज किससे बना है? लोगों से, और लोगों के लिए ही क्या बनी है? शिक्षा बनी है, ठीक है। और अल्टीमेटली शिक्षा सर्व क्या करती है? लोगों को, ठीक, और समाज को। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि जो समाज के लक्ष्य हैं वही शिक्षा के लक्ष्य हैं। भिन्न भिन्न समाजों के लक्ष्य भिन्न भिन्न होते हैं तथा देश काल एवं वातावरण के अनुसार यह बदलते रहते हैं, ठीक। देश काल और परिस्थितियों के अनुसार जो हमारे एम्स हैं वो बदलते रहते हैं। किसी भी राष्ट्र एवं समाज के उत्तरोत्तर विकास हेतु शिक्षा में निम्नलिखित लक्ष्यों को सम्मिलित किया जाता है, यानी किसी भी देश का विकास हो सके, किसी समाज का विकास हो सके, उसके लिए ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनको उन लक्ष्यों में सम्मिलित किया जाता है। तो पहला पॉइंट है हमारा शारीरिक विकास, यानी फिजिकल डेवलपमेंट। किसी भी समाज की जब हम बात करते हैं तो उसमें एक लक्ष्य ये भी होता है कि व्यक्ति का शारीरिक विकास हो सके, ठीक है। दूसरा पॉइंट है हमारा मेंटल डेवलपमेंट, यानी कि मानसिक विकास। समाज यह भी चाहता है कि समाज के सभी लोग मानसिक रूप से विकसित हो सकें। अगला हमारा है सामाजिक विकास। हर एक समाज की यह रिक्वायरमेंट होती है कि सभी व्यक्ति जो उसके समाज में रह रहे हैं वो कैसे हो जाएं? सामाजिक हो जाएं। इसीलिए सामाजिक विकास भी ज़रूरी होता है। इसके अलावा सांस्कृतिक विकास यानी कि कल्चरल डेवलपमेंट, नैतिक और चारित्रिक विकास यानी कि मॉरल एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट हो। इसके अलावा व्यावसायिक यानी वोकेशनल एजुकेशन भी दी जाए। किसको? जो भी हमारे समाज में रहने वाले लोग हैं उनको इस तरीके की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो अपना व्यवसाय भी कर सकें। अब बात करते हैं हम लोकतंत्रीय भारत में शिक्षा के लक्ष्य, यानी डेमोक्रेटिक इंडिया में किस तरीके के लक्ष्य होने चाहिए या हैं, उनकी बात करते हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सभी को पता है। यहाँ विभिन्न जातियाँ, धर्म, संस्कृति के लोग निवास करते हैं, परंतु इन सभी में राष्ट्र के प्रति एकता की भावना पाई जाती है। कभी कभी इसमें संघर्ष एवं द्वेष की भावना भी जन्म ले लेती है। अतः इन समस्याओं के निवारण हेतु लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य निम्नलिखित हैं, ठीक है। बहुत सारी समस्याएं हैं, उनमें से जैसे कि कभी कभी संघर्ष और द्वेष की भावना जन्म लेती है। अतः इन समस्याओं के निवारण के लिए लोकतांत्रिक शिक्षा के उद्देश्य बनाए गए हैं। क्या उद्देश्य है? पहला कि शारीरिक विकास हो, लोगों का शारीरिक विकास हो, ये सभी चाहते हैं। इसके अलावा लोग मेंटली इतना डेवलप हो जाएं कि उनके मन में द्वेष और जो ईर्ष्या की भावना है वो जन्म ना ले। इसके अलावा व्यक्ति व्यक्तिगत रूप और सामाजिक रूप से भी क्या हो सके? विकसित हो सके या डेवलप कर सके, तो उसके लिए भी शिक्षा कार्य करती है। साथ ही साथ सांस्कृतिक सहिष्णुता का विकास, यानी कल्चरल हार्मनी बनी रहे, अलग अलग कल्चर्स के बीच में लोग क्या करें? मिलजुल के रहें, तो इसकी भी बात शिक्षा करती है, ठीक है। तो ये सारे क्या हो गए? हमारे लोकतांत्रिक भारत में ये शिक्षा के उद्देश्य हो जाते हैं। इसके अलावा व्यावसायिक विकास होना चाहिए। कोई भी देश हो वहाँ पर व्यवसाय के लिए शिक्षा इस तरीके से कार्य करे कि व्यवसाय के लिए गुंजाइशें बनती रहें, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा लोकतंत्र एवं लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा। लोकतंत्र और लोकतंत्रीय नागरिकता की शिक्षा दी जाए, क्योंकि हम लोकतांत्रिक देश में हैं तो लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। हमारे अधिकार क्या होते हैं हमें वो पता होना चाहिए। आप में से कितने लोग जानते हैं कि हमारे कितने फंडामेंटल राइट्स हैं और कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? जिसको पता है वो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा जनसंख्या शिक्षा, पर्यावरण शिक्षा, देश को आधुनिक राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति। हमें जनसंख्या शिक्षा देनी है, ठीक है, पर्यावरण शिक्षा देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि ये सभी हमारे लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। अगर हम इन पर ध्यान नहीं देंगे तो लोकतांत्रिक देश भले ही बने रहें लेकिन हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। इसीलिए देश को आधुनिकीकरण करने की शिक्षा दी जाती है। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय अवबोध की प्राप्ति हो सके उसकी भी शिक्षा दी जाती है। इसके अलावा धार्मिक सहिष्णुता का विकास हो सके, यानी अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ पर मिलजुल के आराम से रह सकें, किसी में भी कोई जलन, कोई ईर्ष्या, कोई भी द्वेष की भावना ना उत्पन्न हो। साथ ही साथ लोगों का नैतिक और चारित्रिक विकास भी हो सके, तो शिक्षा इसकी भी व्यवस्था करती है। तो ये क्या हो गए? डेमोक्रेटिक भारत में शिक्षा के ये उद्देश्य हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शिक्षा के लक्ष्य यानी एम्स ऑफ एजुकेशन की। अभी भी हमने एम्स ऑफ एजुकेशन पढ़े, लेकिन अब ये थोड़े से अलग हो जाते हैं। शिक्षा के उद्देश्य के निर्धारण के दो मुख्य आधार स्तंभ हैं, यानी दो मुख्य आधार स्तंभ हैं। पहला है हमारा शिक्षा के वैयक्तिक लक्ष्य यानी कि इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन, ठीक है। इंडिविजुअल एम्स ऑफ एजुकेशन होते हैं और दूसरे होते हैं शिक्षा के सामाजिक यानी सोशल एम ऑफ एजुकेशन। इन दोनों को बहुत ही डिटेल से मैंने
एम्स ऑफ एजुकेशन की वीडियो में बताया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ जाकर के एक बार देख लीजिए। मैं यहाँ पर बहुत ही ब्रीफ में समझा देता हूँ कि इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन क्या होते हैं, कि वो एम जो किसी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक होते हैं, वो सारे एम क्या कहलाते हैं, इंडिविजुअल एम ऑफ एजुकेशन। और वो एम जो किसी समाज के विकास के लिए आवश्यक होते हैं वो कहलाते हैं सोशल एम ऑफ एजुकेशन। ठीक है, और शिक्षा दोनों के लिए कार्य करती है, यानी इंडिविजुअल यानी व्यक्ति के लिए भी काम करती है और समाज के लिए भी काम करती है। इसीलिए शिक्षा के दोनों लक्ष्य होते हैं, शिक्षा के वैयक्तिक लक्ष्य भी हैं और शिक्षा के सामाजिक लक्ष्य भी हैं। ठीक है, हमें ध्यान रखना है कि जब भी व्यक्तिगत और सामाजिक लक्ष्यों के बीच में टकराव होता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख दार्शनिक संप्रदाय की, यानी फिलोसॉफिकल स्कूल्स की। ठीक, भारतीय दर्शन पश्चिमी सभ्यता के आदर्शवादी दर्शन से मिलता है। जो भारतीय दर्शन है हमारा, वो पश्चिमी सभ्यता का कौन सा, आदर्शवादी दर्शन से मिलता जुलता है। यथार्थवादी दर्शन के तत्व भी हमें भारतीय दर्शन में देखने को मिलते हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण गीता का दर्शन है, जो आदर्शवादी एवं यथार्थवादी दोनों है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि गीता का दर्शन किस दर्शन पर आधारित है, तो आदर्शवाद और यथार्थवाद दोनों की झलक हमें उसमें देखने को मिलती है। ठीक है, इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए हम विभिन्न पाश्चात्य एवं भारतीय संप्रदायों के दर्शनों का वर्णन आगे करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं विभिन्न जो भी हमारे सिलेबस में दिए हुए संप्रदाय हैं, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो पहला वाद है हमारा आदर्शवाद। ठीक है, दूसरा वाद है यथार्थवाद, तीसरा वाद है प्रकृतिवाद, चौथा वाद है प्रयोजनवाद, पांचवा वाद है मानवतावाद और छठा वाद है अस्तित्ववाद, यानी आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, ह्यूमनिज्म और एग्जिस्टेंटलिज्म। आपके सिलेबस में आइडियलिज्म है, नेचुरलिज्म है, प्रैग्मेटिज्म है और एग्जिस्टेंटलिज्म है। ठीक है, तो इन चारों को हम पढ़ेंगे, बाकी सबको नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला वाद है हमारा आदर्शवाद यानी कि आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म, इसके फादर कौन है, फादर ऑफ आइडियलिज्म है हमारे प्लेटो साहब। ठीक है, प्लेटो साहब को क्या बोला जाता है, फादर ऑफ आइडियलिज्म बोला जाता है। आदर्शवाद शब्द आंग्ल भाषा के आइडियलिज्म शब्द का हिंदी रूपांतरण है। आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति प्लेटो के विचारवादी सिद्धांतों से हुई है, जिसका आशय है अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। ठीक, आपको ध्यान रखना है कि आदर्शवाद जो शब्द है वो आंग्ल भाषा यानी इंग्लिश का शब्द है और आइडियलिज्म शब्द से निकल करके आया है। हिंदी में हम इसका रूपांतरण करते हैं, जिसे हम आदर्शवाद के रूप में जानते हैं। ठीक, आइडियलिज्म शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो प्लेटो के जो विचारवादी सिद्धांत हैं उन्हीं से ही आइडियलिज्म शब्द निकल करके आया है। ठीक है, इसका आशय क्या होता है कि अंतिम सत्ता वास्तविक विचारों या विचारवाद में है। ठीक है, आइडियलिज्म का अर्थ हो जाता है कि जो अंतिम सत्ता है हमारी वो किस में है, विचारों में है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा आदर्शवादी धारणा के अनुसार आध्यात्मिक जगत भौतिक जगत की अपेक्षा अधिक महान है, क्योंकि यह जगत ही सत्य है, जबकि भौतिक जगत नाशवान व असत्य है। आध्यात्मिक, जिसके मूल में विचार हैं, से ज्ञान के मन तथा आत्मा का ज्ञान होता है। क्या होता है, जो आदर्शवादी फिलोसोफर्स हैं यानी आदर्शवादी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, यानी ये मानते हैं कि जो आध्यात्मिक जगत है वही सत्य है और जो ये भौतिक जगत है वो कैसा है, वो सत्य नहीं है, वो झूठा है। अर्थात भौतिक जगत की अपेक्षा ये लोग आध्यात्मिक जगत को ज़्यादा महत्व देते हैं और कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत जो है वही सत्य है और जो भौतिक जगत है वो नाशवान है और असत्य है। ठीक है, इनकी जो पूरी फिलॉसफी है वो किस चीज़ पर टिकी हुई है, तो वो विचारों पर टिकी हुई है और ये ज्ञान और आत्मा के ज्ञान की बात भी करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा आदर्शवादी दर्शन में विचारों को ही सत्य माना गया है। इस विचार से प्लेटो ने भी अपनी सहमति व्यक्त की है। यानी आदर्शवादी विचारधारा जो है, आदर्शवादी दर्शन जो है वो बात करता है किसकी, विचारों की। वो कहता है कि विचार ही सत्य है और विचार ही है जो सबसे पहले आया था। ठीक, इसीलिए जो हमारा मूल तत्व है वो क्या है, विचार है और विचार ही सत्य है। और इस बात की पुष्टि किसने करी है, प्लेटो ने भी की है कि विचार ही सत्य है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा J.S. रॉस के अनुसार आदर्शवादी दर्शन के बहुत से और विविध रूप हैं, परंतु सबका आधारभूत तत्व यही है कि मन अथवा आत्मा विश्व की आवश्यक वस्तु है और यह मानसिक चरित्र की वास्तविकता है। अर्थात according to J.S. Ross, idealistic philosophy takes many and varied forms, but the postulate underlying all is that mind or spirit is the essential world stuff, that the true reality in the mental character। ये कहते हैं कि जो सब कुछ है वो क्या है, आत्मा है।
ठीक है। ये मन की बात करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, विचारों की बात करते हैं और ये कहते हैं कि यही जो तत्व हैं ये इस संसार के लिए आवश्यक हैं। मनुष्य का मानसिक चरित्र इतना अच्छा होना चाहिए कि वही वास्तविक दिखाई पड़े। ठीक। डी.एन. दत्ता के अनुसार आदर्शवादी वह सिद्धांत है जो आध्यात्मिकता को अंतिम सत्ता मानता है। ठीक है, यही हमने अभी तक पढ़ा कि जो आदर्शवादी विचारधारा है वो आध्यात्मिकता को ही क्या मानता है, अंतिम सत्ता मानता है। आइडियलिज्म होल्ड दैट अल्टीमेट रियलिटी इज स्पिरिचुअलिज्म। ठीक है, आध्यात्मिकता को ही ये अंतिम सत्ता मानता है। ये बात याद रखनी है, कौन आध्यात्मिकता को अंतिम सत्ता मानता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कराया भी है, तो आप सभी को पता होगा। अगला पॉइंट है हमारा आदर्शवाद के प्रमुख सिद्धांत यानी कि मेन प्रिंसिपल्स ऑफ आइडियलिज्म। अब हम डिस्कस करेंगे। पहला है ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड। आदर्शवादियों का मानना है कि इस ब्रह्मांड को कोई नियामक सत्ता अवश्य है और इसका स्वरूप आध्यात्मिक है। आदर्शवादियों के अनुसार ब्रह्मांड दो मूल तत्वों से मिलकर बना है, पहला आत्मा और दूसरा प्रकृति। उनके अनुसार ब्रह्मांड की रचना परमात्मा पदार्थ द्वारा करता है। क्या होता है कि आदर्शवादी ये मानते हैं कि ब्रह्मांड में कोई ना कोई ऐसी परम सत्ता ज़रूर है जो इस पूरी पृथ्वी को चला रही है। अर्थात ये मानते हैं कि इस पूरी सत्ता जो है ये कैसी है, आध्यात्मिक है। ठीक है, आदर्शवादी ब्रह्मांड के दो मूल तत्वों को भी मानते हैं कि ये चीज़ दो चीज़ों से मिलकर के बनी है, आत्मा और दूसरी है जो हमारी वो है प्रकृति। ठीक है, आत्मा और प्रकृति से मिलकर के ये संसार बना हुआ है। ब्रह्मांड की जो रचना है वो परमात्मा ने किससे की है, मैटर से की है, यानी कि पदार्थ से की है। ठीक है, तो ईश्वर निर्मित ब्रह्मांड की बात कौन करते हैं, आदर्शवादी करते हैं। अगला प्रिंसिपल है हमारा आध्यात्मिक जगत को महत्व। प्लेटो ने इस ब्रह्मांड को दो जगत में बांटा है, वस्तु जगत और विचार जगत। ठीक है, प्लेटो इस संसार को दो जगत में बांटते हैं। पहला जो जगत है वो है हमारा वस्तु जगत और दूसरा जो जगत है वो है विचार जगत। इनके अनुसार वस्तु जगत परिवर्तनशील व अनित्य है, इसीलिए असत्य है और उनके बिना जगत भी असत्य है। अर्थात कि ये कहते हैं कि वस्तु जगत जो है वो परिवर्तनशील है, अर्थात बदलता रहता है और इसीलिए क्या है, अनित्य है, ये नष्ट हो जाएगा, इसीलिए असत्य है और उसके बिना जगत भी असत्य है। और जब ये सारी चीज़ें असत्य हैं तो क्या है, ये जगत भी असत्य है। बल्कि विचार जगत को इन्होंने सत्य माना है क्योंकि वह अपरिवर्तनशील व नित्य है। क्योंकि ये कहते हैं कि जो विचार हैं वो अपरिवर्तनशील होते हैं, वो जो भी रहते हैं समय काल परिस्थितियों के अनुसार वो नहीं बदलते हैं, इसीलिए जो विचार हैं वो अपरिवर्तनशील हैं। और ये पूरा जो जगत है वो कैसा है, आध्यात्मिक जगत की बात करते हैं, यानी विचार जगत की बात करते हैं और वस्तु जगत को वो झूठा मानते हैं। ठीक है, अगला प्रिंसिपल है हमारा संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य। आदर्शवादी मनुष्य को ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ रचना मानते हैं क्योंकि उनका मानना है कि ये शक्तियाँ, विशेषकर आध्यात्मिक शक्ति, मनुष्य के अतिरिक्त संसार के किसी प्राणी के पास नहीं है। ये आपको याद रखना है कि संसार की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य को आदर्शवादियों ने क्यों माना है, क्योंकि आप जितने भी दर्शन पढ़ेंगे उन सभी में मनुष्य को एक सर्वश्रेष्ठ प्राणी बताया गया है, लेकिन सभी के रीजन अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि आदर्शवादी ये मानते हैं क्योंकि मनुष्य के पास आध्यात्मिक शक्ति है, इसीलिए क्या है कि मनुष्य बाकी सभी प्राणियों से अलग हो जाता है, इसीलिए मनुष्य जो है इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा नैतिक आचरण को महत्व। आदर्शवादियों के अनुसार सत्यम शिवम सुंदरम आध्यात्मिक मूल्य है। इसका कहना है कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करने में ही सत्यम शिवम सुंदरम के दर्शन कर लेता है। यानी सत्यम शिवम सुंदरम से अर्थ होता है कि त्रिदेव के दर्शन कर लेता है। यानी कोई भी मनुष्य जब दूसरे मनुष्य की सेवा में काम करता है या दूसरे मनुष्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है तो अपने आप ही वह सत्यम शिवम और सुंदरम को प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति है। मनुष्य का ये जो जीवन है, यानी मनुष्य का जीवन आत्मा का जीवन है और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही क्या कहलाता है, इस पूरे जीवन का उद्देश्य कहलाता है। यानी हमारे पूरे जीवन का उद्देश्य क्या है, परमात्मा से मिलन। अर्थात आदर्शवादियों का मानना है कि मनुष्य के अंदर आत्मा का निवास होता है और यह आत्मा अनंत, अनादि और सूक्ष्म है, परंतु अज्ञानता के कारण वह अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पाती है। होता क्या है कि जो मनुष्य है, मनुष्य के अंदर जो जीव यानी कि आत्मा है, वो आत्मा अनंत है, अनंत चातुष्ट से परिपूर्ण है, लेकिन फिर भी वह अपने आप को पहचान नहीं पाती है। वह भटक चुकी है इस पूरे संसार में और सत्यता की खोज में वह आगे बढ़ रही है। और जिस दिन उसका आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा, यही अंतिम उद्देश्य है उस आत्मा का, या मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य क्या है कि आत्मा का परमात्मा से मिलन। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास।
आदर्शवादियों के अनुसार भौतिक ज्ञान की प्राप्ति भौतिक शक्ति अर्थात इंद्रियों द्वारा होती है और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति आध्यात्मिक शक्तियों अर्थात आत्मा के द्वारा होती है। यानी आदर्शवादी ये कहते हैं कि जो भौतिक ज्ञान है, इस संसार का ज्ञान है, इस पूरे जगत का ज्ञान है, वो हमें कैसे प्राप्त होता है? वो हमें इंद्रियों के द्वारा प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें भौतिक हैं और भौतिक शक्तियों के द्वारा ही हम इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है, उसकी प्राप्ति हम आध्यात्मिक शक्तियों के द्वारा ही कर सकते हैं, यानी उसकी अनुभूति हमारी आत्मा ही कर सकती है। ठीक है, तो आप भौतिक और आध्यात्मिक शक्तियों द्वारा मनुष्य का विकास की बात कौन कहता है? आदर्शवादी इस बात को कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा परम ब्रह्म परमात्मा का संबंध मन से होता है, यानी जो परमात्मा है उनका संबंध किससे है? मन से होता है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा जो कुछ मन संसार को देता है वही सच्ची वास्तविकता है। ठीक, जो हम चीज़ों के बारे में समझते हैं, सोचते हैं, वही क्या है? वास्तविकता है। अर्थात जो विचार निकल कर के आते हैं किसी चीज़ के बारे में, वही वास्तविकता है। क्योंकि ये किस चीज़ को मानते हैं? विचारों की वास्तविकता को मानते हैं और इस जगत को झूठा मानते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है केवल मानसिक जीवन ही जानने योग्य है। ये कहते हैं कि जो आध्यात्मिक जीवन है या मानसिक जीवन है वही जानने योग्य है, इस संसार में कुछ भी जानने योग्य नहीं है, क्योंकि ये कैसा है? नाशवान है, ये एक ना एक दिन ये समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत है, जो मानसिक जगत है, वो हमेशा रहेगा, वो विचारों में जीवित रहेगा, इसीलिए हमें उसे जानने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य, आइडियलिज्म और एम ऑफ एजुकेशन। आदर्शवाद और शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, उन पर हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा मनुष्य को मनुष्य बनाना, यानी टू मेक मैन अ मैन। ठीक है, यहाँ पर क्या है? मैन अ मैन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, सही कर लीजिएगा यहाँ पर। तो मनुष्य को मनुष्य बनाना किसके अंतर्गत आता है? आइडियलिज्म का एक एम है। मानवोचित गुणों के अभाव में मनुष्य मनुष्य नहीं रह पाता, अतः आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान मनुष्य के लिए आवश्यक है। यानी कि मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए क्या कर रहे हैं कि जो मनुष्य है वो इस संसार में आकर क्या हुआ है? भटक गया है। ठीक है, वो इस भौतिक जगत में क्या हो गया? खो गया है। इस भौतिक जगत की वासना में, इस भौतिक जगत के भोग विलास में उसने अपने आप को खो दिया है। तो उस मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन की तरफ ले जाना, ताकि वह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को पहचान सके और मनुष्य क्या कर सके? मनुष्य दोबारा मनुष्य हो सके। ठीक है, इसकी बात कौन करते हैं? आइडियलिज्म करता है, यानी मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात कौन करता है? आइडियलिज्म करता है। ठीक है, अगला है आत्मानुभूति का उद्देश्य, एम ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। आत्मानुभूति का अर्थ है आत्मा का ज्ञान हो, अर्थात जो हमारी आत्मा है उसका ज्ञान हो जाए तो हम क्या हो जाएंगे? रियलाइजेशन हो जाएगा हमको, यानी हमारा सेल्फ रियलाइजेशन से अर्थ हो गया कि हम अपने आप को अगर जान लें, और अपने आप को जानने का अर्थ है अपनी आत्मा को पहचान लें। ठीक है, अतः शिक्षा का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति में उचित शिक्षा के माध्यम से सामाजिक गुणों का विकास करना है। ठीक है, जब हम अपने सामाजिक गुणों का विकास करते हैं तो सामाजिक गुणों के विकास से क्या होता है? हम दूसरे के प्रति क्या रखते हैं? दूसरे के प्रति करुणा और दया रखते हैं, जिससे क्या होता है कि हम सत्यम शिवम और सुंदरम के दर्शन अपने आप से ही कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा आध्यात्मिक विकास करना, यानी कि टू इंश्योर स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य बालक को आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित करना है। ठीक, आदर्शवाद क्या कर चाहता है कि शिक्षा का उद्देश्य है कि बालक आध्यात्मिक दृष्टि से विकसित हो सके, यानी कि उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा सत्यम शिवम तथा सुंदरम को विकसित करना, यानी कि टू कल्टिवेट द ट्रुथ, ब्यूटी एंड गुडनेस। आध्यात्मिक जगत की उन्नति के लिए सत्यम शिवम तथा सुंदरम जैसे चिरंतन मूल्यों को विकसित करना परम आवश्यक है। यानी कि अगर हम सामाजिक रूप से विकसित होंगे तो हम क्या करेंगे? सत्य बोलेंगे, सुंदर देखेंगे और गुडनेस यानी कि हमारे अंदर अच्छाई जन्म लेगी, अर्थात सत्यम शिवम सुंदरम हमारे अंदर ही वास करेगा और हम क्या करेंगे? आध्यात्मिक जगत की ओर अग्रसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा सांस्कृतिक संपत्ति की रक्षा, विकास तथा हस्तांतरण, सिक्योरिटी, डेवलपमेंट एंड ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज। आदर्शवादियों के अनुसार धर्म, नैतिकता, कला, साहित्य, गणित, विज्ञान आदि के द्वारा मनुष्य के नैतिक, मानसिक तथा कलात्मक कार्यों को विकसित किया जाता है। इसे सांस्कृतिक संपत्ति पर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार समान रूप से है। अतः संसार के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह इससे पूर्ण रूपेण परिचित हो जाए कि इसकी रक्षा करे। आदर्शवादी कहते हैं कि जो हमारा धर्म है, नैतिकता है, कला है, साहित्य है, इन सभी को हमें संजो के रखना है। ये हमारा कर्तव्य है कि हम इसे आगे बढ़ाएं और इसकी रक्षा करें। ठीक है,
अगला पॉइंट है हमारा आदर्शवाद का शिक्षा पर प्रभाव, यानी कि इम्पैक्ट ऑफ आइडियलिज्म ऑन एजुकेशन। आदर्शवादी विचारधारा शिक्षा में पारलौकिक तथा मानवीय गुणों के समुचित निर्धारण पर बल देती है। वैसे तो आदर्शवाद का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु शिक्षा में वह केवल आध्यात्मिकता और भौतिकता पर अधिक बल देता है। यानी क्या है कि जो आज की हमारी शिक्षा प्रणाली है उसमें हम देखते हैं आदर्शवादी विचारधारा में कहाँ मिलती है, तो हमें देखने को मिलती है पारलौकिक और मानवीय जो मूल्य हैं वहाँ पर हमें आदर्शवादी शिक्षा दिखाई पड़ती है, क्योंकि पारलौकिकता की बात और मानवीय मूल्यों की बात कौन करता है, तो वो बात करते हैं आदर्शवादी लोग। इसीलिए हम देखते हैं कि जो आज की शिक्षा व्यवस्था है उसमें आदर्शवादी गुण हमें दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा आदर्शवाद और शिक्षण विद्या, यानी कि आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग। आदर्शवादियों और शिक्षण विधियों की अगर हम बात करें तो आइडियलिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग में हम क्या देखते हैं कि यह आइडियलिस्टिक जो लोग थे उन्होंने बहुत सारे टीचिंग मेथड्स का प्रयोग किया। तो चलिए हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधियाँ थी जिनका इन्होंने प्रयोग किया। पहली विधि थी हमारी संवाद विधि। ठीक है, यानी संवाद विधि में क्या होता है, हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं और बातचीत करते करते अपने ज्ञान को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगला है हमारा आगमन एवं निगमन विधि, यानी डिडक्टिव एंड इंडक्टिव मेथड। ये दोनों मेथड आपने पहले से ही पढ़ रखे हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा अनुकरण विधि, यानी कि इमिटेशन मेथड। इमिटेशन मेथड में हम क्या करते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, वो जो कर रहा है उसी को देखते हुए करते हैं और धीरे धीरे वही चीज़ सीख जाते हैं। यानी नकल उतार कर सीखना क्या कहलाता है, अनुकरण विधि कहलाती है। ठीक है, इसके बाद अगला है हमारा व्याख्या विधि, यानी कि लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड का प्रयोग कब से हो रहा है, तो ये हमने बात करी थी वैदिक काल में भी लेक्चर मेथड का प्रयोग होता था। लेक्चर मेथड क्या होता है, कोई एक व्यक्ति खड़ा होता है, वो बोल बोल के सारी बातें बताता है और जो लोग सुन रहे होते हैं वो उस ज्ञान को ग्रहण कर लेते हैं, यही होता है लेक्चर मेथड। ठीक है, इसके बाद आती है तर्क विधि, यानी कि लॉजिकल मेथड। लॉजिकल मेथड दिया किसने था, तो दिया था हीगल ने। ठीक है, हीगल ने ये लॉजिकल मेथड दिया था, यानी कि तर्क विधि, आप तर्क करके चीज़ों को सीख सकते हैं। ये मेथड किसने दिया था, तो हीगल ने दिया था। इसके अलावा प्रयोग एवं अभ्यास विधि। ठीक है, प्रयोग एवं अभ्यास विधि दी गई है, कोई एक्सपेरिमेंट है उसे आप करिए और उसको बार बार अभ्यास करेंगे तो वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आसानी से बैठ जाएंगी। अगला मेथड है हमारा प्रश्नोत्तर विधि अथवा सुकरात विधि। जो प्रश्नोत्तर विधि है इसमें क्या किया जाता है, प्रश्नोत्तर के माध्यम से हम अपने सारी समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं। इस विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि सुकरात ने ही प्रश्नोत्तर विधि को जन्म दिया था। अगला पॉइंट है हमारा खेल विधि, प्ले वे मेथड। तो प्ले वे मेथड किसने दिया था, तो ये दिया था फ्रोबेल ने। आपको ये याद रखना है, ये पिछली बार पूछा गया था, इस बार भी पूछा जा सकता है कि फ्रोबेल जो है उन्होंने कौन सी विधि दी थी, तो वो दी थी उन्होंने खेल विधि। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा निर्देशन विधि, यानी कि इंस्ट्रक्शनल मेथड। इंस्ट्रक्शन दे करके भी बच्चों को चीज़ें सिखाई जा सकती हैं। तो ये बहुत सारी शिक्षण विधियाँ थी जिनका प्रयोग आदर्शवादी लोग करते थे। आप सभी ने इन सभी चीज़ों को पढ़ लिया है, अच्छे से इनको दिमाग में बैठा लीजिए क्योंकि ये आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं नेचुरलिज्म की, यानी कि प्रकृतिवाद की। अभी हम बात कर रहे थे आइडियलिज्म यानी कि आदर्शवाद की, और अब हम बात करने वाले हैं प्रकृतिवाद की। तो प्रकृतिवाद का पहला पॉइंट है, प्रकृतिवाद को भौतिकवाद अथवा पदार्थवाद की संज्ञा भी दी जाती है। प्रकृति का मतलब हो गया नेचर से रिलेटेड, ठीक है, और नेचर का अर्थ हो गया जो जिस चीज़ को हम देख सकते हैं, जिस चीज़ को हम महसूस करते हैं, अर्थात भौतिकवाद। और पदार्थ से ये पूरा संसार बना हुआ है, इसीलिए इसे पदार्थवाद भी कहा जाता है। ठीक, इस दर्शन के अनुसार पदार्थ ही जगत का आधार है। ठीक, जो पूरा संसार है वो किससे बना है, मैटर से बना हुआ है, और ये मानते हैं कि इस पूरे संसार का जो आधार है वो क्या है, यही पदार्थ है। अगला पॉइंट है हमारा प्रकृतिवादी दर्शन पदार्थ, मन तथा जीवन की व्याख्या भौतिक तथा रासायनिक नियमों के द्वारा शक्ति, गति, प्रकृति के नियमों एवं कार्य कारण संबंध की सहक्रिया पर बल देते हैं। ये कहते हैं कॉजल रिलेशनशिप। कॉजल रिलेशनशिप क्या होता है, हर चीज़ के होने का कोई ना कोई कारण होता है। ठीक है, और इसीलिए ये बात करते हैं कॉजल रिलेशनशिप की, यानी ये कहते हैं कि अगर कोई कार्य हो रहा है तो उसका कोई ना कोई कारण है और आगे जो कार्य होंगे उसका भी कोई कारण होगा। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा प्रकृतिवाद के अनुसार केवल प्रकृति ही सब कुछ है, इससे परे अथवा इसके बाद और कुछ नहीं है। प्रकृतिवादी कहते हैं कि प्रकृति ही सब कुछ है, ऑल इज नेचर। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है, ना आगे है ना पीछे है, आगे पीछे इसके कुछ भी नहीं है, जो कुछ है यही प्रकृति है। अतः मानव को प्रकृति की खोज करनी चाहिए जो केवल विज्ञान द्वारा ही हो सकती है। ये कहते हैं कि अतः मानव को क्या करना चाहिए कि प्रकृति की खोज करनी चाहिए, और प्रकृति की खोज हम कैसे कर सकते हैं, तो विज्ञान के द्वारा हम इसकी खोज कर सकते हैं। ठीक है,
अगला पॉइंट हमारा, प्रकृतिवादियों का विश्वास है कि वर्तमान सभ्यता तथा सामाजिक विकास के कारण मानव प्रकृति से दूर हो गया। प्रकृति के निकट आने पर उसका प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक विकास हो सकेगा। प्रकृतिवादी ये बात मानते हैं कि जो वर्तमान सभ्यता है, यानी जो इस समय का जीवन हम जी रहे हैं तथा जो सामाजिक विकास हमारा होना चाहिए वो नहीं हो पाया। मनुष्य इससे दूर हो गया, मनुष्य प्रकृति से भी दूर हो गया और प्रकृति के निकट आने पर ही अब व्यक्ति का क्या होगा, सामाजिक विकास होगा, सांस्कृतिक विकास होगा और स्वाभाविक विकास हो पाएगा। कब? जब मनुष्य प्रकृति के पास लौटेगा, यानी प्रकृति की ओर लौटो की बात यहाँ पर करते हैं कौन? नेचुरलिज्म के लोग। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, इस प्रकार प्रकृतिवादियों के अनुसार अंतिम सत्ता प्रकृति अथवा भौतिक तत्व है। ठीक, वहाँ पर आदर्शवाद में अंतिम सत्ता किसकी थी? विचारों की। यहाँ पर अंतिम सत्ता किसकी है? भौतिक तत्व या फिर नेचर की। ठीक, वे आदर्शवादियों की भांति आध्यात्मिकता में विश्वास करते हुए ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता एवं इच्छा की स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करते। क्या होता है कि जो आदर्शवादी थे वो मानते हैं कि अंतिम सत्ता क्या है? आध्यात्मिक जगत है, यानी कि विचार ही अंतिम सत्ता है। ठीक है, साथ ही साथ वे ईश्वर की सत्ता, आत्मा की अमरता और इच्छा की जो स्वतंत्रता है उसकी बात करते हैं। लेकिन प्रकृतिवादी इन सारी बातों को सिरे से नकार देते हैं। वे कहते हैं देखो, जो हमें दिखाई पड़ेगा वही सत्य है, यानी कि ये जो नेचर है वही सत्य है, क्योंकि हम इसको देख पा रहे हैं, हम इसको जी पा रहे हैं। अगला पॉइंट हमारा, प्रकृतिवाद के अनुसार ज्ञान प्रत्यक्ष और मौलिक होता है। प्रकृतिवाद कहता है कि जो ज्ञान है वो कैसा है? प्रत्यक्ष है, यानी कि हम उसे देख रहे हैं, जो चीज़ हम सीख रहे हैं उसको हम समझ भी रहे हैं। तो ज्ञान कैसा है? प्रत्यक्ष और मौलिक होता है। ठीक, इनकी दृष्टि में अनुभवजन्य ज्ञानार्जन के लिए सर्वोत्तम है। यानी कि अगर हम अनुभव लेते हैं, यानी एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सपीरियंस के द्वारा जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वही सर्वोत्तम है। ठीक है, वह प्रत्यक्ष ज्ञान को अनुभवों द्वारा अर्जित ज्ञान मानता है। जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उससे, यानी कि जो डायरेक्ट लर्निंग होती है उसे ही ये सही मानते हैं। क्यों? क्योंकि वो अनुभवों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अनुभव के आधार पर मूल रूप से अनुभूत ज्ञान ही मौलिक होता है। ठीक है, यानी ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान को हम डायरेक्टली सीखते हैं, अर्थात मान लीजिए मुझे किसी से लड़ाई करनी है तो मैं जाऊँ उससे लड़ाई करूँ, तब जो मुझे एक्सपीरियंस मिलेगा वही मेरा रियल एक्सपीरियंस है, वही मेरी लर्निंग है। यही बात ये कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, ब्राइस के अनुसार प्रकृतिवाद एक प्रणाली है, जो कुछ आध्यात्मिक है उसका बहिष्कार ही उसकी प्रमुख विशेषता है। अर्थात अकॉर्डिंग टू ब्राइस, नेचुरलिज्म इज अ सिस्टम वेयर साइलेंट फीचर इज द एक्सक्लूजन ऑफ वॉट एवर इज स्पिरिचुअल। यानी जो कुछ भी, ये जो ब्राइस हैं ये कहते हैं प्रकृतिवादी जो हैं ये एक ऐसी प्रणाली है, ये आध्यात्मिक कुछ भी है, जो चीज़ भी आध्यात्मिक है ये उसका बहिष्कार कर देते हैं, वही नेचुरलिज्म है। ठीक, अगला पॉइंट है हमारा, थॉमस और लैक के अनुसार प्रकृतिवाद आदर्शवाद के विपरीत मन को पदार्थ के अधीन मानता है और यह विश्वास करता है कि अंतिम वास्तविकता भौतिक है, आध्यात्मिक नहीं। According to Thomas and Lang, idealism is considered as opposite to naturalism. Naturalism जो है उसको विपरीत माना जाता है, किसके? आदर्शवाद के। Which incline to materialism and believe that ultimate fact is material and not religion. और प्रकृतिवादी जो हैं वो ये मानते हैं कि जो अंतिम सत्य है वो क्या है? वो भौतिक जगत है, लेकिन आध्यात्मिक जगत को ये नहीं मानते हैं। ठीक है, प्रकृतिवाद के समर्थक जो थे वो कौन कौन थे? तो पहले आ जाते हैं अरस्तु, कॉम्टे, हॉब्स, बेकन, डार्विन, लेमार्क, हेक्सेल, इसके बाद हर्बर्ट स्पेंसर और रूसो। ठीक है, ये सभी क्या थे? प्रकृतिवादी थे, आपको ये याद रखना है। इसके अलावा ये बर्नार्ड शॉ जो थे ये भी एक प्रकृतिवादी थे। और प्रकृतिवादी विचारों में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको ध्यान रखना है कि इन्हीं में से आपका आंसर होने वाला है। ठीक, तो ये सभी प्रकृतिवादी थे, लेकिन इसमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो कौन कौन हैं? तो एक एरिस्टोटल हो गए, एक बेकन हो गए, डार्विन हो गए, लेमार्क हो गए, रूसो हो गए, हर्बर्ट स्पेंसर हो गए। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ कमेंट करके बतानी है कि डार्विन का सिद्धांत कौन सा है और लेमार्क का सिद्धांत कौन सा है। ठीक, डार्विन का कौन सा सिद्धांत है वो भी आप कमेंट करके बताएंगे, और लेमार्क का कौन सा सिद्धांत है वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रकृतिवाद के सिद्धांत की, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरलिज्म की। मनुष्य की समस्त शक्तियाँ उसकी प्रकृति के अनुसार सीमित हैं। मनुष्य की जितनी भी शक्तियाँ हैं वो प्रकृति के आगे क्या हैं? सीमित है। यानी जब प्रकृति अपनी शक्तियाँ दिखाती है तो मनुष्य की शक्तियाँ उसके आगे कहीं नहीं दिखाई पड़ती। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, वर्तमान जीवन वास्तविक जीवन है, यानी जो चीज़ हम जी रहे हैं वही वास्तविक है, इसके पश्चात कोई अन्य जीवन अथवा दूसरी दुनिया नहीं है। क्योंकि हम बात करते हैं कि आज जो
प्रकृतिवादी हैं वो आध्यात्मिक जगत को मानते ही नहीं हैं। और जब ये आध्यात्मिक जगत को मानते ही नहीं हैं तो दूसरी दुनिया की तो बात ही नहीं आई, ठीक है। तो दूसरी दुनिया के बारे में ये जो बातें हैं उसको ये सिरे से नकार देते हैं। अतः मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन को सुखी बनाना चाहिए। ये पूरी तरीके से बात करते हैं कि मनुष्य को अपने वर्तमान जीवन पर फोकस करना चाहिए, बाद में क्या होगा ये किसी को नहीं पता। दूसरी दुनिया है या नहीं है उसके बारे में ये लोग कहते हैं कि दूसरी दुनिया नहीं है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, अपरिवर्तनीय प्राकृतिक नियम संसार की समस्त घटनाओं को स्पष्ट करते हैं। ऐसे नियम जिनको परिवर्तित नहीं किया जा सकता वो कैसे हैं, प्राकृतिक हैं, और वही सारी चीज़ों को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मनुष्य के सांसारिक जीवन की भौतिक दशाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का श्रेय वैज्ञानिक खोजों तथा मशीनों के आविष्कारों को है। अतः प्राकृतिक विज्ञानों का ज्ञान प्राप्त करना परम आवश्यक है। हम बात कर रहे थे मनुष्य के सांसारिक जीवन में जो कुछ भी भौतिक परिवर्तन हुए या जितने भी क्रांतिकारी चीज़ें आई हैं उन सभी का श्रेय किसे दिया जाता है, वैज्ञानिक खोजों और मशीनों के आविष्कारों को दिया जाता है। और इन्हीं से क्या होता है कि प्राकृतिक विज्ञान का ज्ञान प्राप्त करना इतना आवश्यक है, क्योंकि अगर हमें प्रकृति पर विजय प्राप्त करनी है या प्रकृति को अपने काबू में रखना है तो उसके लिए हमें विज्ञान का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, विचार प्राकृतिक वातावरण पर निर्भर करते हैं। ये कहते हैं कि जिस वातावरण में हम रहते हैं, जो भी प्राकृतिक वातावरण है हमारा, हमारे विचार उसी वातावरण के अनुसार होते हैं। अगला पॉइंट हमारा, संसार यूनिवर्स एक महान यंत्र है, मनुष्य भी इस महान यंत्र का भाग है और अपने में पूरा भी, ठीक है। यानी क्या हुआ, ये बात जब हमने ये क्वेश्चन किया था पिछली बार, 25 नंबर क्वेश्चन था जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया था, उस समय ये मुझे पॉइंट नहीं मिला था, अभी ये मिल गया है। जो संसार है हमारा वो एक यंत्र है, कैसा, एक बहुत बड़ा यंत्र है, और उसी का एक हिस्सा है कौन, मनुष्य, ठीक है। और मनुष्य एक हिस्सा है और वो हिस्सा अपने आप में कैसा है, पूरा है, ठीक। इसलिए आपको याद रखना है, एक संसार को महान यंत्र किसने बताया है, तो नेचुरलिज्म ने बताया है, ठीक है, यानी कि प्रकृतिवादियों ने बताया है। अगला पॉइंट है हमारा, मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार पृथ्वी का श्रेष्ठतम पशु है, ठीक है। इन्होंने मनुष्य को पृथ्वी का सर्वश्रेष्ठतम पशु माना है। अतः उनके जीवन का सार पार्श्विकता है, ना कि आध्यात्मिकता, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है कि मनुष्य के जीवन का सार क्या है, कि अच्छे से इस जीवन को एंजॉय करना, यही इस पूरे जीवन का अर्थ है, और आध्यात्मिकता पर ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा, वास्तविकता केवल बाह्य प्रकृति की होती है। प्रत्येक वस्तु प्रकृति से उत्पन्न होती है तथा इसी में विलीन हो जाती है, परंतु प्रकृति के बाह्य नियम कभी नहीं बदलते। प्रकृति के जो बाह्य नियम हैं वही केवल वास्तविक हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो प्रकृति से ही उत्पन्न होती हैं, प्रकृति से ही जन्म लेती हैं और प्रकृति में ही मिल जाती हैं। इसीलिए जो प्रकृति के बाह्य नियम हैं वही केवल शाश्वत हैं, बाकी चीज़ें बदलती रहती हैं, ठीक। अगला पॉइंट हमारा, वास्तविकता की सच्ची व्याख्या केवल प्राकृतिक विज्ञान के द्वारा ही की जा सकती है। वास्तविकता की जो सच्ची व्याख्या है वो कौन कर सकता है, प्रकृति विज्ञान कर सकता है। इसलिए बात करते हैं प्रकृति की ओर लौटो, प्रकृति की विज्ञान की बात करो, इन सब चीज़ों पर ये जोर देते हैं। अगला पॉइंट हमारा, ईश्वर, अंतरात्मा, मन, परलोक, इच्छा की स्वतंत्रता, नैतिक प्रवृत्तियाँ, प्रार्थना तथा अमानवीय चमत्कार सब भ्रम है। यानी जो चीज़ें आइडियलिज्म मानता है ये सब उसको गलत बता देते कि ना ऐसा है ही नहीं, ठीक। तो आपको याद रखना है, ईश्वर, आत्मा, अंतरात्मा, परमात्मा, मन, परलोक, इच्छा, नैतिक प्रवृत्ति, इन सब की बात ये नहीं करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रकृतिवाद के विभिन्न रूप, वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचुरलिज्म। तो नेचुरलिज्म के विभिन्न जो फॉर्म है वो क्या क्या हैं। पहला आ जाता है हमारा पदार्थवादी प्रकृतिवाद, यानी फिजिकल नेचुरलिज्म आ जाता है। यह भौतिक विज्ञान के आधार पर संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयत्न करता है, यानी फिजिकल साइंस के आधार पर यह संपूर्ण सत्य को जानने का प्रयास करता है। इसके अंतर्गत मानव के अनुभव, विचार आदि उसको उसी के आधार पर समझने का प्रयत्न करते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या देखते हैं, मनुष्य के जो अनुभव हैं, विचार हैं, उसके आधार पर ही हम मनुष्य को समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। अगला है हमारा यंत्रवादी प्रकृतिवाद, यानी कि मैकेनिकल नेचुरलिज्म। संपूर्ण विश्व को एक यंत्र मानकर चलते हैं ये लोग, साथ ही साथ विश्व में जो क्रियाएं होती हैं उनकी प्रतिक्रिया होती है। मनुष्य को मशीन मानकर वातावरण और सहज प्रक्रिया के माध्यम से उसे समझने का प्रयत्न करते हैं, ठीक है। पदार्थवादी लोग हैं वो भौतिक विज्ञान के आधार पर इस संसार का सत्य जानने की कोशिश करते हैं। जो यंत्रवादी लोग हैं वो इस संसार को यंत्र मानते हैं। ये लोग मानव को मनुष्य मानकर वातावरण और सहज प्रक्रिया के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा जैविक प्रकृतिवाद, यानी बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म।
इसमें मानव की व्याख्या विकास के आधार पर होती है। संसार में हर प्राणी अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहता है। प्रकृतिवाद के इस रूप से शिक्षा का प्रकृतिवादी दर्शन विकसित हुआ है। क्या होता है कि हर व्यक्ति जो भी संसार में है वो अपनी संतुति को बनाए रखना चाहता है, अपने अस्तित्व को बनाए रखना चाहता है। इसीलिए मनुष्य क्या कर रहा है, लगातार प्रगति करता हुआ आगे बढ़ रहा है। प्रकृतिवाद का जो ये रूप है, इसी रूप से प्रकृतिवाद की शिक्षा है उसका विकास हुआ है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि नेचुरलिज्म के कितने फॉर्म्स हैं, तो 3 फॉर्म्स हैं। ठीक है, पहला है हमारा फिजिकल फॉर्म, फिजिकल नेचुरलिज्म, दूसरा है हमारा मैकेनिकल नेचुरलिज्म और तीसरा है हमारा बायोलॉजिकल नेचुरलिज्म। ठीक है, तो ये तीनों पूछे जा सकते हैं आपसे और क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन सा नेचुरलिज्म का हिस्सा नहीं है या कौन सा नेचुरलिज्म का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है आपसे, आप बहुत अच्छे से इसे ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेचुरलिस्टिक एजुकेशन। पहला पॉइंट है प्रकृति की ओर लौटो यानी कि बैक टू द नेचर। प्रकृतिवादी हैं तो वो तो कहेंगे ही कि प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, प्रकृतिवादी शिक्षण की मुख्य विशेषता यह है कि बालक के शिक्षण का प्रबंध शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर प्रकृति के मनोरम प्रांगण में रखते हुए उसकी प्रकृति के अनुसार शिक्षित करने का निश्चय किया जाता है। रूसो एक प्रकृतिवादी थे और वो कहते थे कि शहर के कृत्रिम वातावरण से दूर ले जाकर के प्रकृति की गोद में बालक की जो है शिक्षा कराई जानी चाहिए। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि शिक्षा के लिए प्रकृति की ओर लौटने की बात कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे प्रकृतिवादी। ठीक है, रूसो के अनुसार प्रकृति के निर्माता के हाथों में सभी वस्तुएं अच्छे रूप में मिलती हैं, परंतु मानव के संपर्क में आते ही वह सब दूषित हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है कि प्रकृति जो है, प्रकृति हमें सभी चीज़ें कैसी देती है, एकदम अच्छे तरीके से देती है, यानी अच्छे रूप में देती है, लेकिन मनुष्य के संपर्क में आकर के वो सारी चीज़ें खराब हो जाती हैं। इसीलिए ये कहते हैं कि प्रकृति की गोद में शिक्षा होनी चाहिए ताकि मनुष्य की जो शिक्षा है वो कैसी हो सके, एकदम शुद्ध हो सके, यानी कि सही हो सके। ठीक है, तो प्रकृति की ओर लौटो की बात कौन करता है, रूसो करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा पुस्तकी ज्ञान का विरोध यानी अपोजिशन ऑफ बुकिश नॉलेज। जो किताबी ज्ञान है उसकी बात ये नहीं करते हैं। प्रकृतिवाद इस पुस्तकी ज्ञान का विरोध करता है और बालक के जीवन को क्रियाशील रूप से प्रभावित करके स्वाभाविक विकास पर बल देता है। वो कहता है कि जो ये किताबी ज्ञान है इसकी ज़रूरत नहीं है बालक को प्रकृति की गोद में छोड़ दो, वो क्रिया करेगा, रिस्पॉन्स करेगा और प्रकृति उसको अपने हिसाब से चीज़ों को सिखा देगी। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा प्रगतिवादी यानी प्रोग्रेसिव। प्रगतिवादी शिक्षा बालक को एक गत्यात्मक प्राणी मानती है जिसका विकास निरंतर होता रहता है। ठीक है, पहले शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था और फिर प्रौढ़ावस्था। प्रकृतिवादियों ने इस बात पर बल दिया है कि शिक्षा की व्यवस्था इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए होनी चाहिए। प्रकृतिवादी कहते हैं कि जो बालक है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव होता है, और जब प्रोग्रेसिव होता है तो वो कई अवस्थाओं को प्राप्त करता है, जैसे कि शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था। तो जो उसकी शिक्षा की व्यवस्था है वो उसी रूप में करनी चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा निषेधात्मक शिक्षा यानी प्रोहिबिटिव एजुकेशन। जे.एस. रॉस के अनुसार निषेधात्मक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है जो बालक की प्रवृत्तियां एवं शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यह गुण की शिक्षा नहीं अपितु अवगुण की रक्षा करती है। क्या होता है, अब प्रोहिबिटिव एजुकेशन से ये तात्पर्य मानते हैं उस निषेधात्मक शिक्षा से जो बालक की प्रवृत्तियों और शक्तियों के अनुसार दी जाती है। यानी ये कहते हैं कि बालक की जितनी क्षमताएं हैं और बालक की जितनी शक्तियां हैं, अगर उसके अनुसार ही काम करोगे तो बालक उतना ही डेवलप कर पाएगा। इसीलिए ये शिक्षा का विरोध करते हैं कि अगर हम उसे उसकी लिमिट से आगे पुश करते हैं तो वो शिक्षा को अच्छे तरीके से सीख पाएगा या वो क्या कर पाएगा और आगे तक चीज़ों को सीख पाएगा। इसीलिए प्रोहिबिटिव एजुकेशन, या फिर हम बोलते हैं ना कि जो मनुष्य की प्रवृत्तियां हैं या मनुष्य की शक्तियां हैं, जो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसके अकॉर्डिंग हमें बताओ, तो वो उस चीज़ का विरोध ये लोग करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है बालक की प्रधानता। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक शिक्षा के लिए नहीं बल्कि शिक्षा बालक के लिए है। प्रकृतिवादी मानते हैं कि जो शिक्षा है वो बालक के लिए है, ना कि बालक शिक्षा के लिए। इसीलिए उसको प्रकृति में छोड़ दो, उसको जो ज़रूरत होगी वो इस तरीके की शिक्षा ले लेगा। अगर हम उसके ऊपर शिक्षा थोप देंगे तो वो कैसी हो जाएगी, वो बच्चा खराब हो जाएगा, और अगर हम उसके ऊपर शिक्षा को थोप देंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ठीक है, शिक्षण विधियों की बात करते हैं यानी कि मेथड्स ऑफ टीचिंग। नेचुरलिज्म के अनुसार कौन कौन सी शिक्षण विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, तो देखते हैं। पहला है करके सीखना यानी लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस कौन करते हैं,
लर्निंग बाय डूइंग पर फोकस करते हैं हमारे प्रकृतिवादी लोग। प्रकृतिवादी करके सीखने पर विशेष बल देते हैं। उनके अनुसार बालक स्वयं कुछ करके सीख सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रकृति पे की ओर लौटो, प्रकृति पे छोड़ दो, ये सारी बातें बताती हैं कि वो चाहते हैं कि बच्चा खुद से चीज़ों को करके सीखे। अगला पॉइंट हमारा स्वानुभव द्वारा सीखना है, लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। प्रकृतिवादी स्वानुभव के द्वारा सीखने को महत्व देते हैं। उनका कथन है कि बालकों को पुस्तकों से घेरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें प्राकृतिक परिस्थितियों से घेरना चाहिए, जिससे कि वे स्वयं ज्ञान प्राप्त कर सकें। ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए बालक को आप कुछ सिखाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसको क्या करिए, किताबें मत दीजिए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर दीजिए कि जो ज्ञान आप उसे देना चाहते हैं वो उसे स्वयं ही मिल जाए, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा रूसो के अनुसार अपने छात्र को मौखिक पाठ मत पढ़ाओ, उसे केवल अनुभव द्वारा सीखने दो। ये कहते हैं कि अपने जो भी तुम्हारा बालक है, जो भी बच्चा है, उसको क्या करो, उसको बोल बोल के चीज़ों को मत पढ़ाओ, उसको एक्सपीरियंस दो ताकि वो अपने आप से चीज़ों को सीख सके। अगला पॉइंट हमारा प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा सीखना, अर्थात लर्निंग बाई डायरेक्ट एक्सपीरियंस। प्रकृतिवादियों का मत है कि बालक को सामाजिक जीवन के प्रत्यक्ष अनुभवों का अवसर प्रदान करना चाहिए। सामाजिक जीवन का अनुभव हमें देना चाहिए बच्चे को, यानी उसे डायरेक्ट समाज के सामने रख देना चाहिए। वो चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा और सीखता हुआ आगे बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट एक्सपीरियंस जब वो करेगा तो चीज़ों को वो अपने आप ही सीख जाएगा। अगला पॉइंट हमारा खेल द्वारा शिक्षा, यानी कि लर्निंग बाय प्ले। प्रकृतिवादी खेल द्वारा शिक्षा को सबसे अधिक उत्तम समझते हैं। उनका कहना है कि बालकों को खेल द्वारा ही उचित शिक्षा दी जा सकती है। आपको याद रखना है कि खेल द्वारा शिक्षा की बात कौन करते हैं, प्रकृतिवादी करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि आ जाती है इसमें, इसके अलावा प्रोजेक्ट मेथड आ जाता है, किसने दिया है, किलपैट्रिक ने दिया है। डाल्टन पद्धति आ जाती है, किसने दी है, डाल्टन ने दी है। मॉन्टेसरी पद्धति आ जाती है, मॉन्टेसरी पद्धति मारिया मॉन्टेसरी ने दी है। और अगला आ जाता है हमारा निरीक्षण पद्धति, यानी कि ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये सारे जो मेथड है इनका इस्तेमाल कौन करते हैं, प्रकृतिवादी करते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अगर कोई मेथड प्रकृतिवादी और आदर्शवादी दोनों इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि किसी मेथड पर उनका ही अधिकार है, ठीक है। जो मेथड जिस शिक्षा को सूटेबल लगा उसने अपने हिसाब से उस मेथड को अपना लिया, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा प्रकृतिवाद का शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरलिज्म इन एजुकेशन। पहला है अनुभवों पर बल, एम्फेसिस ऑन एक्सपीरियंस। हमने देखा कि प्रकृतिवादी जो है वो कहते हैं एक्सपीरियंस से सीखने दो, एक्सपीरियंस से सीखने दो। तो क्या हुआ कि आज की शिक्षा क्या कहती है कि एक्सपीरियंस करने दो बच्चे को और उसे सीखने दो, यानी कि प्रकृतिवाद ने शब्दों की अपेक्षा अनुभवों पर बल दिया। केवल शब्द शिक्षा के लिए आवश्यक गुण नहीं है, अनुभव भी आवश्यक है। अगला पॉइंट हमारा बाल मनोविज्ञान पर बल, एम्फेसिस ऑन चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी पे बल देते हैं कौन, नेचुरलिज्म जो है वो चाइल्ड साइकोलॉजी पर बल देता है। क्यों, क्योंकि ये कहता है कि बालक को पढ़ने के लिए उसके मनोविज्ञान की जानने की आवश्यकता की पूर्ति हेतु मनोविज्ञान के क्षेत्र में खोज प्रारंभ हुई। मनोविज्ञान ने बताया कि बालक विकास काल में विभिन्न स्थितियों से होकर गुजरता है। यही नहीं, मनोविज्ञान की एक विशेष शाखा मस्तिष्क विश्लेषण को तो विशेष प्रोत्साहन मिला, अतः यह भी प्रकृतिवाद की ही देन है। क्या होता है कि जो चाइल्ड साइकोलॉजी है, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए अगर हम बात करें तो उसकी जो परिस्थितियां निकल करके आई, चाइल्ड साइकोलॉजी के लिए जो दरवाज़ा, ये जो रास्ता निकल करके आया वो कहाँ से निकल करके आया, वो नेचुरलिज्म से ही निकल करके आया। क्योंकि इन्होंने बात करी कि जो बालक है, बालक की जो मनोदशा है वो अलग होती है और वो अपने पूरे जीवन काल में अलग अलग परिस्थितियों से, स्थितियों से होकर के गुजरता है, ठीक है। तो उसी के अनुसार उसे शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। इसीलिए शिक्षा में इनकी बहुत बड़ी देन ये है कि ये बात करते हैं किसकी, चाइल्ड साइकोलॉजी की, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा बाल केंद्रित शिक्षा पर बल। जब ये चाइल्ड साइकोलॉजी पे फोकस करेंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा तो अपने आप ही हो जाएगी। तो ये एम्फेसिस डालते हैं किस पर, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर। बाल केंद्रित शिक्षा प्रकृतिवाद की ही देन है, ठीक है। प्रकृतिवाद की देन क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। पहले बालक को प्रौढ़ का छोटा रूप मानते थे, उसका अलग व्यक्तित्व तो मानने को तैयार नहीं थे, जबकि अब बालक की क्रियाओं पर ही शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया जाता है। यानी क्या हुआ कि पहले ऐसा मानते थे कि बालक जो है वो एक मनुष्य का छोटा रूप है, तो उसके हिसाब से शिक्षा दी जाती थी, लेकिन अब बालक को एक अलग व्यक्तित्व के रूप में देखा जाता है, इसलिए अब शिक्षा उसके अकॉर्डिंग दी जाती है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा शिक्षा में खेल की प्रमुखता पर बल, एम्फेसिस ऑन गेम्स इन एजुकेशन। शिक्षा में खेल की प्रमुखता इस विचार की ही देन है। प्रकृतिवाद ने खेल को स्वाभाविक तथा आवश्यक सिद्ध किया। कैसे, इन्होंने बात करी थी प्ले वे मेथड की, तो ये नेचुरलिज्म की ही देन है, प्लेवे मेथड। इसीलिए आपको याद रखना है कि शिक्षा में जो गेम्स की बात आती है वो किसकी वजह से आती है, प्रकृतिवादियों की वजह से ही आती है।
अगला पॉइंट है हमारा प्रकृति की ओर लौटो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रकृतिवाद जब भी आएगा तो आपको ये याद रहेगा, प्रकृति की ओर लौटो। ठीक है, अगला वाद है हमारा प्रायोजनवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म। प्रायोजनवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से हुई है। ठीक है, प्रयोजनवाद यानी कि प्रैग्मैटिज्म जो शब्द है वो कहाँ से निकल करके आया है, ग्रीक भाषा के प्रैग्मा शब्द से निकल करके आया है, जिसका अर्थ होता है क्रिया अथवा किया गया कार्य। ठीक है, प्रैग्मा का अर्थ क्या होता है, क्रिया अथवा किया गया कार्य कहलाता है प्रैग्मा, और प्रैग्मा से मिलकर के बना है प्रैग्मैटिज्म। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा, कुछ विद्वानों के अनुसार यह शब्द ग्रीक भाषा के प्रैग्मैटिकोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता या उपयोगिता। ठीक है, तो कुछ लोग मानते हैं कि प्रैग्मा शब्द से बना है, जबकि कुछ लोग मानते हैं ये प्रैग्मैटिकोस शब्द से बना हुआ है। ठीक है, अतः इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता तथा व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति इस शब्द से भी मानी गई है और प्रैग्मैटिकोस से भी मानी गई है। इसीलिए इसमें दोनों चीज़ों को मान लिया जाता है कि इसका अर्थ क्या हुआ, क्रियाशीलता और व्यवहारिकता। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि पहले क्रिया अथवा प्रयोग किया जाता है, फिर इसके फल के अनुसार विचार तथा सिद्धांतों का निर्माण होता है। इसलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद अथवा फलवाद के नाम से भी जानते हैं। प्रयोजनवादी क्या कहते हैं कि प्रयोजनवादी ये विचार मानते हैं कि पहले हम करेंगे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, और जब एक्सपेरिमेंट हो जाएगा उसके जो परिणाम आएंगे वही होगा हमारा रिजल्ट। इसीलिए प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद यानी एक्सपेरिमेंटलिज्म भी कहा जाता है और साथ में फलवाद भी कहा जाता है, क्योंकि ये किसकी बात करते हैं, रिजल्ट की बात करते हैं। अगला पॉइंट हमारा, प्रयोजनवाद को फलवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक क्रिया का मूल्यांकन उसके परिणाम अथवा फल के अनुसार निश्चित किया जाता है। प्रयोजनवाद का नारा है परिवर्तन। ठीक है, प्रयोजनवाद को फलवाद क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो बात करता है रिजल्ट की। ठीक है, और जब रिजल्ट की बात करेगा तो क्या होगा, फलवाद। ठीक है, प्रयोजनवाद का नारा है परिवर्तन। अतः प्रयोजनवाद का दावा है कि सत्य सदैव देश काल तथा परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, यानी प्रयोजनवादी मानते हैं, क्या मानते हैं कि परिवर्तन होता रहता है, इसीलिए जो सत्य है वो सदैव सत्य नहीं रहता, सत्य जो है वो देश काल और परिस्थितियों के हिसाब से बदल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, प्रयोजनवाद को प्रयोगवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रयोजनवादी केवल प्रयोग को ही सत्य की एकमात्र कसौटी मानते हैं। वो कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो, जो रिजल्ट आएगा वही रियलिटी है, वही सत्य है, बस वही हम मानेंगे, बाकी हम कुछ नहीं मानेंगे। ठीक है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, प्रयोगवाद भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है हमारा, मानव अपने प्रयोगों तथा अनुभवों के द्वारा इन सब की खोज करता है। किसके द्वारा, अपने प्रयोग यानी कि एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके द्वारा, एक्सपेरिमेंट और एक्सपीरियंसेस के द्वारा खोज करता है। अतः केवल वही बातें सत्य हैं जिन्हें प्रयोग के द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। ये कहते हैं कि केवल वही बातें सत्य होती हैं जिसको प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर लो, अन्यथा कुछ भी सत्य नहीं है। अगला पॉइंट है हमारा, प्रयोजनवादियों का यह भी विश्वास है कि जो विचार अथवा सिद्धांत कल सत्य था वह आवश्यक नहीं है कि वह आज भी सत्य होगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर देखा कि ये क्या कहते हैं कि जो भी प्रयोजनवादी हैं वो ये कहते हैं कि सत्य जो है हमेशा देश काल परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चित अथवा प्रचलित सिद्धांत समस्त संसार को प्रगति पथ से नहीं रोक सकता। यानी कि जो पहले से ही नियम चले आ रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि अब वो सत्य बचे हों। ठीक है, इसकी बात कौन करता है, तो ये बात करते हैं प्रयोजनवादी। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अतः प्रयोजनवाद आदर्शवाद की भांति पूर्व निश्चित तथा प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार चिरंतर आदर्शों तथा मूल्यों के अस्तित्व को स्वीकार न करके प्रत्येक निश्चित दर्शन का विरोध करता है तथा इस बात पर जोर देता है कि केवल वही आदर्श तथा मूल्य सत्य हैं जिसका परिणाम किसी देश काल तथा परिस्थिति में मानव के लिए व्यवहारिक, लाभदायक, फलदायक और संतोषजनक हो। प्रयोजनवादी हर उस बात का विरोध करते हैं जो ये कहता है कि यही सत्य है। यानी जो वाद ये कहता है कि प्रकृति सत्य है, तो ये कहते हैं ना, प्रकृति भी सत्य नहीं है क्योंकि उसमें भी बदलाव होते हैं। ठीक है, आदर्शवाद कहता है कि विचार सत्य है, तो ये कहते हैं कि नहीं, वो भी सत्य नहीं है क्योंकि विचारों में भी बदलाव होते हैं, समय के अनुसार, जगह के हिसाब से उसमें भी बदलाव हो जाते हैं, इसलिए ये बात करते हैं कि ना, ये भी सत्य नहीं है। इसीलिए ये कहते हैं कि सत्य वही है जो क्या है, मानव के लिए व्यवहारिक हो, लाभदायक हो, फलदायक हो और संतोषजनक हो, वही सत्य है। ठीक,
अगला पॉइंट हमारा प्रयोजनवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन है? C.B. पियर्स। C.B. पियर्स जो हैं इन्होंने क्या की थी? प्रयोजनवाद की खोज की थी। इसके बाद आ जाते हैं विलियम जेम्स, इसका शिलर और जॉन डेवी। जॉन डेवी किस में आते हैं? जॉन डेवी नेचुरलिज्म में भी आ जाते हैं, जॉन डेवी प्रैग्मेटिज्म में भी आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई फिलोसोफर 2 या 2 से ज़्यादा वादों में मिलता है, यानी कि उनके कुछ पॉइंट्स उधर से मिलते हैं, कुछ पॉइंट इधर से मिलते हैं। ठीक है, कोई व्यक्ति किसी भी वाद में पर्टिकुलरली फंस कर नहीं रह गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ कुछ जो हमारी शिक्षण विधियाँ होती हैं वो भी बहुत सारी कॉमन होती हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा प्रयोजनवाद के प्रमुख सिद्धांत यानी कि प्रिंसिपल ऑफ प्रैग्मेटिज्म। पहला है सत्य की परिवर्तनशील प्रकृति यानी चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, यानी सत्य बदलता रहता है। किसके अनुसार? देश, काल और परिस्थिति के अनुसार सत्य बदल जाता है। अगला पॉइंट हमारा वर्तमान तथा भविष्य में विश्वास, फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। ये बात करते हैं, देखो जो चल रहा है उस पर फेथ रखो और जो आगे होगा उसमें फेथ रखो। ये मान के चलो जो आगे होगा वो आज से बेहतर होगा। ठीक है, इस चीज़ की बात ये करते हैं। अगला पॉइंट है सत्य का निर्माण उसके फल से होता है। ट्रूथ इज फॉर्म्ड बाय इट्स रिजल्ट, यानी क्या चीज़ सत्य है ये कैसे मानेंगे? पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसका रिजल्ट आएगा, फिर उस रिजल्ट के आधार पर हम बताएंगे कि ये सत्य है कि गलत है। ठीक है, अगला है सामाजिक परंपराओं एवं प्रथाओं का विरोध, अपोजिशन ऑफ सोशल कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि जब कुछ स्थायी है ही नहीं, ये जो सामाजिक परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, ये कहाँ से आ गई? हम अपनी परंपराओं को मानेंगे। ये कहते हैं कि जो मनुष्य के लाभदायक है वही परंपरा सही है, बाकी सारी परंपराएं गलत हैं। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा लचीलापन में विश्वास यानी फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। जब ज़रूरत हो ऊपर खड़े हो जाओ, जब ज़रूरत हो मुड़ जाओ। यानी ये कहते हैं कि मनुष्य में या व्यक्ति में क्या होनी चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये बात करते हैं किसकी? फ्लेक्सिबिलिटी की बात करते हैं। यानी अगर कोई परिस्थितियां विपरीत आ जाएं तो हमें क्या करना चाहिए? उसके हिसाब से काम कर लेना चाहिए, और अगर परिस्थितियां हमारे फेवर में हैं तो हमें उसके हिसाब से काम करना चाहिए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा शिक्षण विधियाँ यानी प्रैग्मेटिज्म की जो शिक्षण विधियाँ हैं वो क्या है? पहला पॉइंट हमारा सीखने की उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बच्चे उन्हीं क्रियाओं में रुचि लेते हैं जिनसे तत्कालीन उद्देश्य प्राप्त होते हैं, अतः उन्हें जो भी शिक्षा दी जाए तो उससे तत्कालिक जीवन से जुड़ी हो। जैसे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एमएड की क्लासेस देख रहे हैं। इस समय आप सीटेट नहीं पढ़ रहे होंगे, इस समय आप नेट नहीं पढ़ रहे होंगे, इस समय आप कुछ और भी नहीं पढ़ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आप तत्कालिक उद्देश्य आपका क्या है कि मुझे एडमिशन लेना है एमएड में। इसीलिए आपको याद रखना है कि जो ये बात करते हैं किसकी? पर्पसिव प्रोसेस ऑफ लर्निंग की, यानी कि वही एजुकेशन दी जाए जो मनुष्य के लिए तुरंत में ज़रूरी हो, यानी तत्कालिक रूप से ज़रूरी हो। ठीक है, अगला पॉइंट है अनुभव द्वारा सीखने का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। ये कहते हैं बच्चे को रटने के बजाय अनुभव के माध्यम से सीखने दो, उसे एक्सपेरिमेंट करने दो, उसे एक्सपीरियंस लेने दो, और फिर वो जो रिजल्ट बनाएगा वही सत्य होगा। ठीक है, अगला पॉइंट है सीखने की प्रक्रिया में एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन इन लर्निंग प्रोसेस। अतः संबंधित करके पढ़ाना शिक्षक की सबसे अच्छी विधि है। यानी क्या? जो भी चीज़ें हैं उसको क्या करो? अलग अलग तरीके से जोड़ दो। जैसे मेरे चैनल का नाम है एसोसिएट लर्निंग। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने किया कि मैं जब कुछ भी पढ़ाता हूँ तो क्या करता हूँ कि अलग अलग चीज़ों से एग्जाम्पल्स के थ्रू चीज़ों को कनेक्ट कर देता हूँ, जिससे क्या लगता है आपको कि चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया? एसोसिएट कर दिया। ठीक है, तो वही ये बात करते हैं कि इंटीग्रेट करना है, वो भी कैसे? जो चीज़ें हमें पहले से पता है उस ज्ञान के साथ में उसे जोड़ करके पढ़ाना है। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा योजना विधि यानी योजना पद्धति यानी कि प्रोजेक्ट मेथड। किलपैट्रिक योजना पद्धति के अंतर्गत शिक्षक बालकों को कुछ योजनाएं उपलब्ध कराता है, इसके मार्गदर्शन करके उन कार्यों का निरीक्षण करता है। यानी क्या होता है? प्रोजेक्ट मेथड में आप सभी को पता है कि आपको कोई काम दिया जाता है, आप उस पर वर्क करते हैं, करने के बाद उस चीज़ को अपने टीचर को दिखाते हैं, और यही होता है प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड क्यों ज़रूरी होता है? इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि बच्चे इसमें खुद से ही खोज करते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है प्रोजेक्ट मेथड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और किसने दिया है इसे? तो किलपैट्रिक ने दिया है। ठीक है, अगली विधि जो है हमारी वो है समस्या समाधान विधि यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। बच्चा समस्याओं का हल सक्रिय रूप से स्वयं के अनुभवों के माध्यम से खोजता है। प्रैग्मेटिस्ट क्या कहते हैं कि बच्चे को खुद से करने दिया जाए, चीज़ों को सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, यानी कि बच्चा एक्टिव रहेगा। यानी जब बच्चा सक्रिय रहेगा तो वो अपने अनुभवों के माध्यम से चीज़ों को खोज लेगा, यानी कि जो भी उसकी समस्या है वो उसका निदान ढूंढ लेगा। ठीक है, अगला वाद आता है हमारा अस्तित्ववाद यानी कि एग्जिस्टेंटलिज्म।
पहला पॉइंट है हमारा, आधुनिक काल में इसकी शुरुआत 1813 ईस्वी में डेनमार्क निवासी सोरेन किरकेगार्दे द्वारा किया गया, इसीलिए इसे किरकेगार्दे को अस्तित्ववाद का जनक माना जाता है। किसे? किरकेगार्दे को क्या माना जाता है? अस्तित्ववाद का जनक, यानी कि एग्जिस्टेंटलिज्म का जनक किसे माना जाता है? किरकेगार्दे को। ये कहाँ के निवासी थे? डेनमार्क के निवासी थे। और ये जो एग्जिस्टेंटलिज्म है ये अभी नई शाखा आई है, यानी 1813 में ही इसका उदय हुआ है। अगला है, किरकेगार्डे को ईश्वर के साथ मनुष्य के संबंधों और इसकी परम असंभावनाओं में गहरी दिलचस्पी थी। यानी जो किरकेगार्डे थे वो ईश्वर के मनुष्य के साथ में संबंध, ठीक है, और जो परमात्मा के साथ में जो संभावनाएं थी उनको लेकर के काफ़ी दिलचस्पी थी। मनुष्य परिमित और व्यक्तिगत है, यानी कि मनुष्य क्या है? एक व्यक्तिगत है, जबकि ईश्वर अनंत एवं निरपेक्ष है। और ईश्वर क्या है? अनंत है, यानी हर जगह मौजूद है। और दूसरा क्या? निरपेक्ष है, जो किसी के भी पक्ष में नहीं खड़ा है। इसीलिए दोनों वास्तव में कभी मिल नहीं सकते। और एग्जिस्टेंटलिज्म क्या कहता है कि दोनों कभी मिल ही नहीं सकते। जैसे आदर्शवाद बात करता है आत्मा से परमात्मा के मिलन की, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि ना, उनका मिलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक अगर नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल है, ठीक है। तो ये बात करते हैं कि उन दोनों का मिलन कभी नहीं हो सकता। अस्तित्ववाद का मूल शब्द है अस्ति, जो कि संस्कृत के अस धातु से बना है, जिसका अर्थ है होना, तथा अंग्रेजी का शब्द एग्जिस्टेंटलिज्म शब्द एक्स और सिस्टरे से बना है, जिसका एक्स का अर्थ है बाहर और सिस्टेरे का अर्थ है खड़े रहना, ठीक। यानी एग्जिस्टेंटलिज्म का अर्थ क्या हुआ? बाहर खड़े रहना। और जो अस्ति शब्द अर्थ है उसका क्या है? अस्तित्व में होना, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि अस्तित्ववाद शब्द जो है उसका मूल शब्द अस्ति है, जो कि संस्कृत के अस धातु से बना है, जबकि जो इंग्लिश का एग्जिस्टेंटलिज्म शब्द है वो एक्स और सिस्टेरे से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? बाहर खड़े रहना, ठीक है। अगला पॉइंट है, अतः अस्तित्ववाद वह दार्शनिक दृष्टिकोण है जिसमें व्यक्ति अपने अस्तित्व को विश्व पटल पर स्पष्ट रूप से रखने का प्रयास करता है। अस्तित्ववाद एक बंधन मुक्त चिंतन है। इसे ना तो दार्शनिक चिंतन कह सकते हैं और ना ही सामाजिक चिंतन, ना राजनैतिक चिंतन है और ना ही आर्थिक चिंतन। यह तो इन सब चिंतनों के पूर्व निश्चित सिद्धांत एवं नियमों के विरोध स्वरूप विकसित हुआ। यह विज्ञान एवं तकनीकी को भी मानव का विरोधी मानता है। उसका मानना है कि इन सब ने मनुष्य के वैयक्तिक गरिमा तथा उसके अस्तित्व को नकारा है, ठीक है। क्या होता है कि जो अस्तित्ववाद है इसका दृष्टिकोण सबसे अलग है। ये कहता है कि नहीं, जितने भी वाद आए हैं अभी तक वो सब गलत हैं, ठीक है। ये इन सब को नकार देता है। साथ ही साथ ये विज्ञान और टेक्नोलॉजी को भी नकार देता है। ये कहता है कि इसने मनुष्य की गरिमा को हानि पहुंचाई है, मनुष्य के अस्तित्व को क्या किया है? ठेस पहुंचाई है। इसलिए इन सभी को ये नकार देता है, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा अस्तित्ववाद दर्शन के सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ एग्जिस्टेंटलिज्म। पहला है हमारा व्यक्तिगत मूल्यों एवं प्रयासों को महत्व दिया जाना। ये कहते हैं कि जो व्यक्तिगत मूल्य हैं हमारे, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो ये उसका व्यक्तिगत मूल्य है। ऐसा तो नहीं है कि सभी को झूठ नहीं बोलना चाहिए, ये तो आदर्शवादी बात हो गई। लेकिन व्यक्तिगत मूल्य मेरा क्या है कि मैं झूठ नहीं बोलता। लेकिन मान लो अगर कोई चोर है, ठीक है, अगर वो चोरी नहीं करेगा तो ये उसका व्यक्तिगत मूल्य क्या है? चोरी करना। तो व्यक्तिगत मूल्यों और प्रयासों को महत्व दिया जाना चाहिए, इसकी बात ये करते हैं। अगला पॉइंट है अस्तित्ववाद व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता एवं मुक्ति पर बल देता है। मुक्ति असीमित है। ये कहते हैं अस्तित्ववाद होता है वो व्यक्तिगत मनुष्य की स्वतंत्रता की बात करता है। वो कहता है कि मनुष्य व्यक्तिगत रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। ये उसकी मुक्ति पर बल देते हैं और मुक्ति क्या है? असीमित है। वो जहाँ तक चाहे वहाँ तक मुक्त हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा अस्तित्ववाद सर्वश्रेष्ठता के अंतर युद्ध से उठकर नैतिक बनकर साथ रहने पर बल देता है। अस्तित्ववाद जो है वो क्या करता है कि सर्वश्रेष्ठता के अंतर युद्ध से, यानी वो कहता है ना कि सर्वश्रेष्ठ बनने का जो युद्ध चल रहा है उससे उठकर नैतिक बनकर के साथ रहने में ज़्यादा मज़ा है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मनोविश्लेषणात्मक मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास करता है। मनोविश्लेषणात्मक विधियों को अपनाने में विश्वास क्यों करता है? क्योंकि ये कहता है कि बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो सब गलत हैं, यानी आदर्शवाद गलत है, प्रकृतिवाद गलत है, यहाँ तक कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी भी गलत है, ठीक है। तो ये बात करता है कि मनोविश्लेषणात्मक बिहेवियर यानी कि साइको एनालिसिस किया जाना चाहिए, ठीक है, और उनको अपना करके ही क्या होना चाहिए? मनुष्य का विकास किया जा सकता है। और ये बात करते हैं व्यक्तिगत विकास की, इसीलिए व्यक्तिगत विकास के लिए हमें साइको एनालिसिस डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए।
अगला पॉइंट है हमारा, इस ब्रह्मांड की कोई नियामक सत्ता नहीं है। ये कहते हैं इस ब्रह्मांड में कुछ भी ऐसा नहीं है जो इस संसार को चला रहा हो। ठीक है। अगला पॉइंट है, मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, इसकी बात भी एग्जिस्टेंटलिज्म करता है। ये बातें आपको याद रखनी है। ये क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मनुष्य का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, ये बात किसकी है। ठीक है, यानी किस वाद की है, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है और आत्मा एक चेतन तत्व है। ये कहते हैं ईश्वर का अस्तित्व तो है ही नहीं, इसके अलावा आत्मा एक चेतन तत्व है, यानी उसमें चेतना है। ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, मनुष्य जीवन का कोई अंतिम उद्देश्य नहीं है। यानी हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, तो उद्देश्य है क्या? हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। और जीवन के उद्देश्य की बात कौन नहीं करता है? तो ये जो है हमारे एग्जिस्टेंटलिज्म जो होता है वो जीवन के उद्देश्यों की बात नहीं करता है। वो कहते हैं जीवन का कोई उद्देश्य है ही नहीं। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज हमने चारों वादों को अच्छे से समझा है यहाँ पर। फिर भी अगर कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियोज़ को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ और प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर किया कीजिए।